आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की। इंडिया और जापान के बीच दोस्ती की एक लंबी हिस्ट्री है जिसकी जड़ें स्पिरिचुअल एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज में जमी हुई हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में भी इन दोनों कंट्रीज़ का एसोसिएशन 1903 में कायम हुआ और आज ये दुनिया के सबसे पुराने दोस्त मुल्क हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर के भारत दौरे का वेलकम किया। आज जापान G7 कंट्रीज़ का प्रेसिडेंट कंट्री है तो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों कंट्रीज़ के मिलकर काम करने और इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की उम्मीद जाहिर की है। अब समझने वाली बात यह है कि आज की बदलती हुई दुनिया में इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के क्या मायने हैं। G7 और G20 की प्रेसिडेंसी के आपसी कोऑपरेशन से कितनी बेहतर उम्मीदें की जा रही हैं और दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस अपना क्या इम्पैक्ट दुनिया पर कायम करने वाले हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान JNU के प्रोफेसर एमरिटस और MPIDSA में डिस्टिंग्विश्ड फेलो प्रोफेसर ST मुनी, साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी, और हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में हेड और प्रोफेसर राम सिंह। वेलकम टू आवर स्टूडियो। जैसे कि अभी हमने बात जिक्र किया कि जापान और इंडिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन जो भी ये नया टर्म सामने आ रहा है स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, ये क्या है, ये समझाएं। देखिए, शुरुआत जैसे आपने कहा कि सांस्कृतिक संबंधों से, सिविलाइजेशनल संबंधों से करीब 8वीं शताब्दी में शुरू हुई, लेकिन अभी वाला जो दौर है वो इस शताब्दी के शुरू से हुआ समझ लीजिए। 2000 में पहली बार एक ग्लोबल पार्टनरशिप की दोस्ती की गई दोनों देशों में जी। 2006 में उसको स्ट्रेटेजिक जोड़ा गया, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, और 2014 में उसे स्पेशल बनाया गया जी। उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे जो हमारा अपना क्षेत्र है, खासतौर से इंडो पैसिफिक, उसकी राजनीति बदल रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत बदल रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जापान की ज़रूरतें बदल रही है, और इसी वजह से दोनों देशों को लगा कि केवल ग्लोबल पार्टनरशिप काफ़ी नहीं है, उसमें स्ट्रेटेजिक मामला जोड़ा जाना चाहिए, जैसा विशेष तौर से चीन के उभर कर आने और चीन के बहुत असर्टिव हो जाने के कारण। और उसके बाद में देखा गया कि जब तक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा और जो हमारे रक्षा संबंध हैं उनको भी सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए उसको स्पेशल जोड़ दिया गया। तो इस तरह धीरे धीरे परिवर्तन होकर नेपाल, जापान और भारत के संबंधों को सुदृढ़ बनाया गया है, और आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है हमारी। हम लोग समिट भी करते हैं, 2+2 डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट्स भी करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन भी हैं, और लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर एक्ट ईस्ट एक फोरम भी बनाया है जिसमें दोनों देश मिलकर बातचीत करते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया और जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। स्टील का डायलॉग है, टेक्सटाइल का डायलॉग है, बहुमुखी रिलेशनशिप दोनों में बढ़ रही हैं, और उनको आगे ले जाने के लिए जैसा आपने कहा दोनों प्रधानमंत्रियों की विजिट में इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है, और प्रयास ये है कि भविष्य में हम लोग बहुत अच्छे संबंधों को बना के रखें। प्रोफेसर सिंह, जैसे कि प्रोफेसर मुनी बोल रहे हैं कि पहले अच्छे दोस्त थे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और अभी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हम जापान के इंडिया में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिहाज से देखें, आप क्या देखते हैं? देखिए, जापान और भारत एक नेचुरल अलाइज है। जैसा प्रोफेसर मुनी जी ने बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बनाया कि दोनों के सिविलाइजेशनल टाई से बढ़ते बढ़ते आज वो इकोनॉमिक
और सोशल और पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक डायमेंशन तक पहुंच चुके हैं। उसमें दोनों के इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, उसी पे आगे एशिया का फ्यूचर निर्धारित है जी। और इसमें जापान ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय इस पूरे उपमहाद्वीप में निभा रहा है। विशेष रूप से अगर मैं इसको कुछ कारकों के रूप में समझना चाहूँ तो जापान का इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि चाइना ने जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है उन्होंने पूरे विश्व में अपने फुटप्रिंट स्थापित करने की कोशिश की है। इसमें जापान और भारत, क्योंकि भारत के पास लैंड और लेबर लेकिन कैपिटल की कमी है, उसकी भरपाई पूरी कर रहा है जापान, जिससे कि जैसे भारत में बुलेट ट्रेन का निर्माण, जिससे कनेक्टिविटी, भारत का आर्थिक विकास मजबूत भारत हो। पर इसको एक लंबे दौर में देखा जाना चाहिए। भारत और जापान मिलकर एक चाइना के हमडन टोटा पोर्ट को टैकल करने के लिए वेस्टर्न पोर्ट डेवलप करने वाले श्रीलंका में, जिससे कि ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड के साथ साथ कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी विद इंक्लूसिविटी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो जरूरतें वो बढ़ रही हैं और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पूरा किया जा सकता है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट के भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मैरीटाइम प्रोटोकॉल, इसमें केवल द्विपक्षीय सहयोग नहीं है, इसमें बहुआयामी रूप में हमें देखना पड़ेगा। भारत, बांग्लादेश और जापान मिलकर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर को या वहाँ के जो मैरीटाइम गेटवे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, उनको चिट्टागांव पोर्ट से जोड़ना, इसी प्रकार से मेघना रिवर को भी गहरा करते हुए वहाँ पर भी मैरीटाइम प्रोटोकॉल डेवलप करते हुए भारत के त्रिपुरा को पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ना इसके महत्वपूर्ण कारक है। और ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये द्विपक्षीय और अगर देखा जाए इसको रीजनल देखते साथ साथ इसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। जापान चाहता है कि इस इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए भारत को ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा मोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जो आए थे किशिदा जापान के, उन्होंने $75 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि पोर्ट में होगा, हाईवे में होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन गेटवेज में होगा, और जो जिसका कि इकोनॉमिक डायमेंशन भी होगी, स्ट्रेटजिक डायमेंशन भी होगी, सिक्योरिटी डायमेंशन भी होगी। और भारत में विशेष रूप से जो हमारे जो उपद्वीप हैं, जो अंडमान निकोबार, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर चाइना को कंटेन करने के रूप में भारत और जापान का सहयोग को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उस दिशा में दोनों देश जो है आपस में सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह। प्रोफेसर अर्पिता, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप इस टर्म को कैसे देखते हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप? देखिए, जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे जाते हैं आज के ज़माने में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना ही पड़ता है। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। भारत ने कई सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे मानिए PLI स्कीम हमारा आया है, और ये मेजर्स हमने तब ली है जब जापान ने भी ये अनाउंस किया था कोविड के बाद कि वो लोग रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। ऐसे सप्लाई चेन, अभी जो ग्लोबल डिसरप्शंस हो रहे हैं उसमें अगर नेशंस अपने बीच काम करके सप्लाई चेन को ठीक करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं। जापानीज इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कई सालों से है, कई जगह पे है, और मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, सक्सेस स्टोरीज है जापानीज कंपनीज का। हमारा ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है इसमें ट्राई ये किया जा रहा है कि इसको कैसे रेप्लिकेट करें, सक्सेस स्टोरीज को हम लोग कैसे और भी सक्सेस स्टोरीज बनाएं और जापानीज कंपनीज को अट्रैक्ट करें। जापान में एजिंग पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन है। हाँ, जापान टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में जा रहा है। हम लोग भी स्टार्टअप का, हम लोग 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है जिसमें काफ़ी जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स है। सो अगर आप देखें तो जापानीज़ का काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, और मेरे को लग रहा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे जापानीज़ से अट्रैक्ट कर सके, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन कैसे बढ़ा सके, हमारी टेक्नोलॉजी फार्म्स कैसे और भी जापानीज़ मार्केट में जा सके, उनके साथ 3rd कंट्री में जा सके। एक्चुअली जापान अपने आप से शायद सैचुरेटेड छोटा मार्केट हो, मगर अगर हम कोलैबोरेट करें तो हम कई सारे मार्केट एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और पार्टनरशिप का यही एक मुद्दा भी होगा शायद। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुनि, अगर हम इस समय की बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ग्लोबली काफ़ी डिस्टर्बेंस है। चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से बढ़ रहा है, फिर दूसरा यूक्रेन टर्मोइल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो ये अभी जापान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, आगे आने वाले समय में भी अभी G7 में, G20 में कैसे आप देखते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा?
नहीं, G7 और G20 में तो जापान ने मोदी जी को इनवाइट किया है, मोदी जी ने जापान को इनवाइट किया है और दोनों मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। जो यूक्रेन की स्थिति है उसमें देखिए, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि सप्लाई चेन्स बिगड़ गई हैं उसकी वजह से। चीन के असर्टिवनेस से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं, क्योंकि कंपनीज वहाँ से आना चाहती हैं, कहीं और जाना चाहती हैं। भारत उसके लिए, अब भारत सारे विश्व में एक ऐसी इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट डेवलप कर रही है जी। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हैं। देखिए, हम कुछ सालों में चीन के बराबर तो लगभग पहुँच ही गए हैं, आगे भी बढ़ जाएंगे जी। तो ऐसे मार्केट को कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी नेगलेक्ट नहीं कर सकती है और जापान नहीं कर पाएगा जी। जापान के साथ मिलकर हम सिर्फ भारत और साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडो पैसिफिक में तो काम कर ही रहे हैं। अफ्रीका में हम लोगों ने ऐसा इरादा किया था कि साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और उसकी वजह से एक हमने अफ्रीका फोरम भी बनाया। जो मैंने पहले कहा कि एक्ट ईस्ट फोरम बना, वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए फोरम बना। साउथ एशिया में जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की स्थिति के कारण एक स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा डिस्टेंस बना है, क्योंकि हम रूस को कंडेम नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारी जो लाइन है वो ये है कि सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत काम करना चाहिए। रूस का एग्रेशन हुआ है यूक्रेन में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हम ऑफिशियली जैसा वेस्ट चाहता है, लेकिन जापान को वेस्ट के अनुसार चलना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत हमारा वहाँ डिस्टेंस भी है। थोड़ा बहुत हमारी जो क्वाड बना हुआ है 4 देशों का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, उसमें भी हम लोग मिलिट्री डायमेंशन को थोड़ा कम रखना चाहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस मिलिट्री डायमेंशन में उनकी कोई झिझक नहीं है। हम लोगों की झिझक है, क्योंकि दोनों देशों को टेरिटोरियल चैलेंज है चीन की तरफ से जी। हमारे तो लद्दाख में तो चीन सीधा आया हुआ है और वहाँ पर भी उनके जो आइलैंड्स हैं उसमें रूस और चीन दोनों की कहीं न कहीं दखलंदाजी है, जो जापान को पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। और इसीलिए जापान ने अपना सारा डिफेंस स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलने की कोशिश की। पहले तो वो अमेरिका के तत्वाधान में सब कुछ काम करना पड़ता था, उनका एक सेल्फ डिफेंस जोन बना हुआ था, लेकिन अब उससे आगे उसको बढ़ाया जा रहा है और उनकी जो सामरिक क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए रूस का जो यूक्रेन में दखलंदाजी है, जापान को डर लगता है कि कहीं चीन वैसा ही वैसा काम ताइवान के लिए करेगा, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। तो जापान की अपनी सुरक्षा की चिंताएं हैं, हमारी अपनी सुरक्षा की चिंताएं हैं, उसमें कहीं न कहीं हम लोग पूरा एक पेज पे नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उसमें समन्वय बनाने का प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुनि, प्रोफेसर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले साल की अगर बात करें तो 5 ट्रिलियन येन इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात हुई थी आने वाले 5 सालों में, और उसकी एक तरह से समीक्षा भी की गई कि किस तरह से काम चल रहा है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। क्या कहेंगे आप, किस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? हाँ, यहाँ पर 2 परिप्रेक्ष्यों को समझना जरूरी है। जो जापान से 5 ट्रिलियन येन की बात है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक एड है, असिस्टेंस है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जापान भारत को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में और बहुत ही लिबरल टर्म्स पर एक लोन दे रहा है। लोन में और जो इन्वेस्टमेंट उसमें फ़र्क है। हम चाह रहे हैं कि जापान से जापानी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करें। अगर देखा जाए टोटल इन्वेस्टमेंट कोई हमारा 50 बिलियन भी अभी टच नहीं कर पाया है, अगर 2022 तक डेटा तक देखा जाए। जहां तक ये 5 बिलियन है, ये बड़े लिबरल टर्म्स पे, इसमें मतलब हमें बड़ी खुशी है कि जापान हमको बहुत लिबरल टर्म्स पर ये लोन दे रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है। जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए जो हमें लोन मिला है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो नेग्लिजिबल है, 0.1%, 0.15%, ये इंटरेस्ट रेट है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत जैसे उभरती हुई व्यवस्था के लिए कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण बहुत सस्ती दरों पर लोन लेके, और एक जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरिया, जिसको कि स्पिल ओवर इफेक्ट्स में भारत भी आगे कर सकता है। इसके साथ साथ
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि हमारे दिल्ली से लेके अहमदाबाद वाया JNPT तक, उसको बाद में अमृतसर तक एक्सटेंड कर दिया गया, जिसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके साथ हम लोग जो कोस्टल मेरीटाइम जोन बना रहे हैं, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए भी जापान ने बहुत ही, जैसे कहते हैं, सस्ते दर पर हमको लोन दिया है। लेकिन हम फिर ये कहना चाहेंगे, हम लोन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा इच्छुक होंगे एज ए कंट्री, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो परमानेंट हमारी कंट्री में रहेगा। उसके स्पेल ओवर इफेक्ट्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन में, कंट्री के संसाधनों को बढ़ाने में और देश को तरक्की के रास्ते ले जाने पे ज़्यादा होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम उनकी फॉरेन डेवलपमेंट एड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जापान ने और भारत ने डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खास तौर से 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें जापान बड़ा हेजिटेंट था। इनफैक्ट भारत के और जापान के 1998 के जो विस्फोट, उसके बाद बड़े संबंध खराब हो गए थे जी। लेकिन जल्दी में दोनों कंट्री के बीच में एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आया फॉर पीसफुल यूजेस। क्योंकि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 8 जो 9 है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा महत्वपूर्ण, जो उसमें उन्होंने मतलब उनका एक भी कंट्री रिमेन पीसफुल और जो इसके पीसफुल यूजेस को ही हमें बढ़ाना है। उसमें हमें विशेष तौर से वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सप्लॉयटेशन के लिए बड़ी लंबी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत ज़्यादातर रशिया पर डिपेंडेंट रहा है। अगर देखा जाए, दिसंबर में एक जापान का डॉक्यूमेंट आया जिसमें उन्होंने अपनी एनर्जी जो है मिक्स को, पूरे जो अपने टोटल एनर्जी है उसको 22% ले जाने का लक्ष्य रखा है। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे कार्बन इमिशंस डील करने में मदद मिलेगी, बड़ी लो दर पर बिजली पैदा होगी और भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली एक आधारभूत इंडस्ट्री है और जिससे कि हमारे आर्थिक विकास को वृद्धि मिलेगी। हमारी इच्छा होगी कि ऐसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और उसके लिए एकेडमिक एक्सचेंजेज और स्टूडेंट एक्सचेंजेज, क्योंकि भारत को एक वाइब्रेंट टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। वो एक दिन में तैयार नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम उस क्षेत्र में काम करें जिससे कि भारत में एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम तैयार हो, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम वहाँ से अवेल करें और भारत को आगे और ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे ले जाए। जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है अगर भारत को और तरक्की करनी है। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहेंगे अर्पिता कि अगर हम पिछले साल के बायलैटरल ट्रेड्स के बारे में देखें तो करीब ये $20 मिलियन के करीब रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रेड इन जापान के साथ हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उनके उस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के दौरान हम लोगों ने दोनों साइड से टैरिफ को रिड्यूस किया है। उसके बाद ट्रेड बढ़ा भी है। अगर आप ट्रेड को देखें तो ट्रेड फिगर काफ़ी बढ़ गया है पहले से, फिर भी 20.57 बिलियन काफ़ी कम है हमारा जो और अगर आप उस ट्रेड को फिर से डिवाइड करें और उसमें सर्विसेज ट्रेड पे जाए तो जैसे हम इतना टेक्नोलॉजी वगैरह के बात कर रहे हैं तो अभी सर्विसेज काफ़ी रोल ला रहा है उसमें, वो और भी कम है जापान के साथ। और हमारा जो टारगेट है वो 1 ट्रिलियन गुड्स और सर्विसेज ट्रेड करने का टारगेट है। तो अगर हमारा ये टारगेट को हमें लेना है तो हमें जो हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ हमारा ट्रेड होना और भी ज़रूरी है। ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पे अगर आप जाए तो दोनों साइड ने, भारत ने भी और जापान ने भी, बहुत पहले हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे, तो बाकियों को हमने उसके बाद जिनके साथ किया, हमने दोनों देशों ने भी उनको बेहतरीन दिया है एक दूसरे से। तो वो भी एक देखने लायक चीज़ है कि हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि जब हम जापान जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी आप सुनने को मिलेगा आपको भारतीय बिजनेसेस से कि हमें रेगुलेटरी इश्यूज मिलते हैं। तो इसमें कैसे हम रेगुलेटरी कोऑपरेशन कर सके, क्योंकि ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे के रेगुलेशन को जानना और उसको मैच करना। और ये मैच करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ें हमारे जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में हम एक ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें अगर हम IT एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सब एरियाज़ में अगर हम लोग थोड़ा कोऑपरेशन कर ले, अंडरस्टैंड कर ले एक दूसरे का प्रॉब्लम्स क्या है और उसको सॉल्व कर ले, तो हमारा ट्रेड बहुत बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। जी। तो ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है बता रही हैं प्रोफेसर अर्पिता। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर मुनी कि ये अब हो गया है कि ग्लोबल पार्टनरशिप की यहाँ बात हो रही है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर बात करें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। ये क्या है? नहीं,
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की अंडरलाइन में जो छुपा हुआ मसला है वो चीन का है, क्योंकि चीन वहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को और इंटरफियर करके वहाँ हेजेमोनी स्थापित करने के लिए साउथ चाइना सी में उन्होंने मूवमेंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है। जो एरिया उनके नहीं है वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके अपने एरिया है। तो सभी देशों का और चीन के अलावा सभी देशों का ये मानना है कि इंडो पैसिफिक में आवाजावी फ्री होनी चाहिए और उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जी। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में 2 नेवीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं, हिंदुस्तान की भी और जापान की नेवी भी। जापान की नेवी आगे नहीं बढ़ती थी लेकिन अब बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने जो सामरिक समीकरण है उनको बदलने की कोशिश की है, तो वो आगे बढ़ेंगी और हमारे साथ भी उसमें एग्रीमेंट हुए हैं। कोस्टल गार्ड का एक एग्रीमेंट है आपस में सहयोग करने का, एक और लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को डिफेंस मैटर्स में बढ़ाने का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत एक दूसरे के बेसिस पे एक्सेस होगी और डिफेंस सप्लाईज भी उसमें आएंगी। तो वो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को देखते हुए जापान और भारत में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। और जापान के प्रधानमंत्री ने एक सेंटेंस कहा है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक। फॉर इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया की पोजीशन ऐसी है, इंडियन ओशन में उसकी पोजीशन ऐसी है और पैसिफिक में भी साउथ चाइना सी के लिए भी जो अंडमान निकोबार है वो एक बहुत बड़ी एसेट है भारत की और उसकी वजह से सारा जो आना जाना है चीन के ट्रेड का ऑलमोस्ट 76% 74% एनर्जी उनकी वहाँ से जाती है। तो वो भारत एक माने रखता है और इसीलिए उन्होंने माना है कि ये इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है और यही वजह है कि डिफेंस के मैटर्स में दोनों कंट्रीज़ में बहुत सारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। कुछ अड़चने हैं अभी तक। उसी तरह से आप देखिए इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं ना, बार बार हम कह रहे हैं ट्रेड कम है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत और जापान की इकोनॉमीज की जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग है जी। जापान की बहुत एफिशिएंट इकोनॉमी है, वेल मैनेज्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उसकी वजह से जापानी बिजनेसमैन को भारत में व्यापार करने में दिक्कतें आती है। हमारे लेबर लॉज हैं उनसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी मामला आगे बढ़ना है। और उसी तरह से जब हिंदुस्तानी व्यापारी जापान में जाता है तो वो अपने आप को ठीक से संतुलित नहीं कर पाता है, उसको भी बहुत सारे बातें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। यही वजह डिफेंस में भी है कि डिफेंस में भी जापान एक एलाई रहा है, हम किसी के एलाई नहीं रहे हैं और हमारे पास जो इक्विपमेंट वगैरह है वो भी काफ़ी सारा सोवियत था, उसको बदल रहे हैं, इंटर ऑपरेशनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हमारा तारतम्य मिलाना है अभी और यही प्रयास पिछले 8-10 वर्षों से चल रहा है, जो उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ज़्यादा सहूलियत होगी उसमें। आपने जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी इस इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप पर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे गेस्ट जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं और अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, बहुत ऊंचाइयां छूना बाकी है। हम यहाँ बात कर रहे थे इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की। जापान के पीएम इंडिया आए और उन्होंने एक टर्म दिया ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, और इस और लगातार कोशिशें जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ऊंचाइयां हम जल्द ही छुएंगे। इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।